Okay, last time just give this introduction कि हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसका मेन टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। हमने आपको छोटी सी ब्रीफिंग के बाद दी थी कि काइनेटिक्स साइंस का एक हिस्सा है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी है, इसका ताल्लुक है स्पीड से। तो इट डील्स विद द मोशन और मोर ज़्यादा प्रिसाइजली स्पीड विद द डिफरेंट एक्टिविटीज। तो फिजिक्स वाले स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वालों का कंसर्न है स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन है ऑब्वियसली कोई बहुत तेज होता है, कोई बहुत स्लो होता है, कोई दरमियाना है। सो रिएक्शंस हैव डिफरेंट स्पीड्स। हम जानना चाहते हैं इस चैप्टर के जरिए कि क्या एग्जैक्टली स्पीड हो, कैसे निकाली जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कुछ रिएक्शन तेज हैं, क्यों कुछ अपनी मर्जी से रिएक्शन को फास्ट और किसी फास्ट रिएक्शन को स्लो कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स वो है ब्रांच ऑफ which deals with rate of chemical reaction which rate often depends mechanism of reaction and conditions required to yield maximum product. मैंने 4 हाईलाइट किए हैं टॉपिक्स जो हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। पहले दो तो ऑब्वियस उन्हीं की बात कर रहे थे कि दिस डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लफ्ज रेट और स्पीड एक ही मायनों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्पीड का लफ्ज सुनते ही कुछ भी कर लें हम सब के दिमाग में भागते दौड़ते चीजों का इमेज आ जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जैसे आपको बताया। इसलिए जस्ट रेट तो लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। स्पीड का भी मतलब है एनी एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट का भी यही मतलब है इफ आई मेजर एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी एक्टिविटी, किसी भी चेंज को टाइम के रेस्पेक्ट से मेजर किया जाए तो वो रेट या स्पीड कहलाता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स ऑन दिस रेट डिपेंड्स मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। वेल, बुनियादी तौर पे सिंस इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, हमारा चैप्टर इन दो चीजों पर ही ज्यादा बेस करेगा और इन दोनों का आएगा तस्करा, मगर जरा कम आएगा। तो मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं हो जाते। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जिन इंटरमीडिएट स्टेप्स से गुजरना पड़ता है उनकी डिटेल है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट ने किस तरह अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज किया, स्टेप बाय स्टेप बताइए। अच्छा, इन स्टेप्स का नॉलेज हमारी हेल्प करता है ये समझने में कि ये रिएक्शन स्लो क्यों हो गया, ये रिएक्शन फास्ट कैसे हो गया।
क्योंकि वो स्टेप्स हमें बताएंगे कि इस रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में सपोर्ट मिल रही है या अपोजिशन मिल रही है। अपोजिशन मिली तो स्लो हो जाएगा। तो मैकेनिज्म की नॉलेज से हम ये समझ पाएंगे व्हाई सम रिएक्शंस आर स्लो एंड व्हाई सम रिएक्शंस आर फास्ट। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा तस्करा है। और फिर ये जो आखिरी बात है, ये टेक्निकली पढ़ना तो है, मगर ये काइनेटिक्स का टॉपिक है, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। इसमें हमें ये बताया जाएगा कि एक रिएक्शन नॉर्मल तरीके से हो रहा है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, मगर जब आप ये समझ लेंगे कि रिएक्शन पर कौन कौन सी कंडीशंस अफेक्ट करती हैं, तो फिर हम ये समझ पाएंगे कि अगर हम उन कंडीशंस को अपनी मर्जी से यूज करें तो हम प्रोडक्शन रिएक्शन की बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने तो उसके लिए भी टेम्परेचर की, प्रेशर की कंडीशन होंगी, और अगर हम चाहें कि वो कम बने तो उसकी भी होंगी। तो ये भी इसी चैप्टर से इसका भी ताल्लुक है। अगर जैसे मैंने कहा ये दोनों सबसे ज़्यादा छाए में होंगे, इसका छोटा सा तस्करा है, और ये इस चैप्टर में नहीं, चैप्टर 6 में कंडीशंस बढ़ी जाएंगी जिससे किसी भी रिएक्शन की यील्ड, प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। तो अब वन बाय वन सबसे पहली बात से शुरू करते हैं। द मेन टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बुक ने 4 बुलेट्स बना दिए हमारे लिए, अदरवाइज अगर हमें खुद से बतानी होती तो सिर्फ ये एक लाइन की डेफिनेशन, केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बाकी सब चीजें उसी में आ गई, खत्म बात, ऐसे बताने की जरूरत नहीं। तो अब इसलिए सबसे पहली कहानी, हाउ कैन यू डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, रेट को कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, स्पीड या रेट है एनी एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या एक्टिविटी हो रही है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमारे पास एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं जो अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो इसका मतलब है जैसे ही रिएक्शन शुरू होता है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही रिएक्शन शुरू होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगता है। शुरू में तो नहीं था, जीरो था, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है। तो ये दोनों एक्टिविटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जिस हिसाब से रिएक्टेंट कम होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट बढ़ेगा। सो मैं दोनों में से किसी एक को यूज कर लूं, मेरे लिए काफी है, क्योंकि दोनों मुझे एक ही इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है ना, ये दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के 2 तरीके हो गए। एक, हाउ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट किस तरह से कम हो रहा है। और हाउ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दे बोथ आर इक्विवेलेंट। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्विवेलेंट है, दोनों से एक ही बात का पता चल रहा है। ठीक है ना, तो लिखें इसी डेफिनेशन को सबसे पहले, केमिकल सॉरी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन decrease in amount of reactant or increase in amount of product with respect to time is called rate of chemical reaction. तो किस तेजी से रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है या प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। अब हमने लफ्ज यूज किया है अमाउंट।
अमाउंट मास इन ग्राम भी हो सकता है, अमाउंट वॉल्यूम भी हो सकता है, अमाउंट मोल भी हो सकता है। So we have options, many options. अब लिखा ठीक है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से आप किसी भी चीज की मदद से अमाउंट बताएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको टाइम से कंपेयर करना। सो अगर मैथमेटिकली कहें तो द चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम लेंगे। जैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाती है। इसी तरह यहाँ आप लिखेंगे हाउ मच रिएक्टेंट इज कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम और हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब वो जो प्रोडक्ट कंज्यूम रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ग्राम में भी हो सकता है, वो वॉल्यूम में भी हो सकता है, वो मोल में भी हो सकता है। So you have all options available. भाई हर चीज के बहुत सारे यूनिट होते हैं, टाइम के इतने सारे यूनिट हैं, मास के भी इतने सारे यूनिट हैं, हर चीज में होते हैं। और फिर हम कहते हैं आउट ऑफ प्रेशर के इतने सारे लंबी हर दफा हम पढ़ते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, फिर एटमॉस्फेयर भी है, फिर मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी है, फिर PSI भी है। बट सब बातें हो जाती हैं तो हम कहते हैं एक इसमें ऐसा है, ये एक इसमें सबसे कॉमन यूनिट है जो हम यूज करते हैं। इसी तरह रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सैकड़ों भी कम कह रहा हूँ, हजारों रिएक्शन है। हर रिएक्शन में मुख्तलिफ अंदाज के केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। जब हमें किसी भी रिएक्शन की स्पीड बतानी होती है तो हम रिएक्शन देखते हैं और सोचते हैं यहाँ मास की मदद से स्पीड बताना हमें कंफर्टेबल रहेगा या वॉल्यूम की मदद से या मोल की मदद से, और फिर उस हिसाब से हम यूज करते हैं। नॉर्मली होता ही है कि अगर रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कोई गैस इन्वॉल्व है तो गैसेस का वॉल्यूम आसानी से मेजर किया जा सकता है, उनका हिसाब किताब रखना रिलेटिवली आसान, तो हम वहाँ वॉल्यूम यूज कर देते हैं। चीजें अगर सॉलिड फेज में है तो मास यूज कर देते हैं। तो ये तो हमारी अपनी मर्जी है, तो भी यूज करते हैं। हाँ फिर वही बात, ठीक है यूज तो कोई भी कर सकते हैं लेकिन कोई स्टैंडर्ड है इसका। तो ऐसा मतलब इस तरह तो बहुत सारे हो जाएंगे, कोई स्टैंडर्ड भी होगा उनका बिल्कुल है। और स्टैंडर्ड ये है कि वैसे तो केमिकल रिएक्शन सॉलिड हालत में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैसियस स्टेट में भी होते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर मैं एक जनरल परसेप्शन बनाऊं तो वो जनरल परसेप्शन ये है कि खास तौर पर अगर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे होंगे इस वजह से कि मैं इस रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करूंगा, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मेरे रिएक्टेंट्स ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैस हो। ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं उन्हें वो जिस भी स्टेट में है उन्हें उस स्टेट में लेने के बजाय पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना। अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल्स तो शुरू नहीं थे, कॉलेज पे जाने हो गए होंगे शुरू, तो अगर प्रैक्टिकल शुरू हो जाते तो फर्स्ट ईयर में सारा साल हम एक ही प्रैक्टिकल करते रहते हैं और वो होता है टाइट्रेशन का। नाइन्थ में नहीं किया एसिड और बेस तो अगर याद आए तो एसिड HCl है, गैस है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, लेकिन हम दोनों को पानी में डिसॉल्व करते हैं और फिर कहते हैं आइए प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि हमें मेजरमेंट्स करनी है और हम कंफर्टेबल होते हैं इस बात में कि अगर चीज़ें सॉल्यूशन की फॉर्म में हैं तो उन्हें मेजर करना, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना इट्स फार मोर इजियर देन एनी अदर स्टेज। इसलिए कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर चॉइस दी जाए कि हम किस चीज में कंफर्टेबल हैं या प्रैक्टिकली हम क्या काम सबसे ज्यादा करते हैं, तो हम क्या करते हैं जब भी रिएक्शंस की काइनेटिक स्टडी करते हैं हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम चीजें सॉल्यूशन की फॉर्म में उन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं। जब आप किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो अब उसको उसके अमाउंट को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अब क्या करें, क्या हम उस सॉल्यूशन का मास बताएं,
क्या हम उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताएं या हम उस सॉल्यूशन के मोल बताएं? हमने कहा खुद सोचिए कि अगर मैं और आप दोनों अलग अलग सॉल्यूशन बनाएं सोडियम क्लोराइड का, पानी लें और सोडियम क्लोराइड लें और दोनों को आपस में मिला दें, शेक करें, सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व हो जाए। मैं भी 1 लीटर पानी लूँ, आप भी 1 लीटर पानी लें और हम दोनों NaCl डालकर सॉल्यूशन बनाएं। कितना NaCl डालें? अब हम दोनों कहें ये लो भाई 1 लीटर NaCl का सॉल्यूशन, तो फौरन पूछा जाएगा इसमें NaCl कितना डाला? मैंने 1 स्पून डाला है, आपने 5 स्पून डाला। सॉल्यूशन दोनों का कह रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन, एक जैसा है। तो अगर किसी ने सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताया, सिर्फ वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन किसमें बनाया जी? 1 लीटर में, इज दैट इनफ इंफॉर्मेशन? नो, कोई फायदा नहीं है इस बात का, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि उसमें सैल्यूट कितना डाला है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे चाय बनाते हैं घर में। मेरी ऐसी उम्र के लोग घर पे आ जाए मेहमान बन के और हमारे लिए चाय बनानी पड़े तो सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? चीनी कितनी लेंगे बाबा जी, पीते भी होंगे। आप जैसे होंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, ऐसी वो तो होटल वाला भी नहीं पूछता, चाय चाय में बैठ जाए वो नहीं पूछता, देखता शक्ल में होगी तो जवान बच्चे तो पेट भर की नहीं डालता, मैं बैठूंगा ना, चीनी डालना है कि नहीं डालना है, पहला सवाल। सारे पूरे मोहल्ले में बेइज्जती लगा तो क्या बोलेंगे नहीं डालना है, थोड़ी ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इससे पता चलता है सॉल्यूशन कैसा है। चाय भी तो सॉल्यूशन था। तो जब हम सॉल्यूशन का अमाउंट बताते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि उसमें कितने पानी में कितना सैल्यूट डिसॉल्व किया, दोनों बातें बताएंगे। पानी कितना लिया और जो चीज उसमें डिसॉल्व की है वो कितनी लिया। सिर्फ ये बता दें कि मैंने 1 चम्मच नमक डिसॉल्व किया है, ये ना बताएं कितने पानी में, तो भी फायदा नहीं है। भाई मैंने 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिसॉल्व किया, आपने 1 चम्मच बाल्टी में डाला है, तो क्या एक जैसा सोल्यूशन है? नहीं। तो दोनों बताने पड़ेंगे, सैल्यूट भी बताना पड़ेगा, सॉल्वेंट भी बताना। तो जब हम किसी सॉल्यूशन का अमाउंट बताते हैं इस तरह कि कितना सैल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। कान में पढ़ा है, ठीक है ना, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। कंसंट्रेशन है हाउ मच सैल्यूट is dissolved in a solution and how much solvent, यूं कह लीजिए। तो सॉल्वेंट भी बताओ, सैल्यूट भी बताओ, तो ये कहलाती है कंसंट्रेशन। तो अब जहां सॉल्यूशन इस्तेमाल होगा वहां मास नहीं चलेगा, वॉल्यूम नहीं चलेगा, सिर्फ मोल नहीं चलेगा, क्या चलेगा? कॉन्सेंट्रेशन। और उसमें दोनों चीजों का अमाउंट बताना पड़ेगा, सैल्यूट का भी, सॉल्वेंट का। वो अब आपकी मर्जी है कैसे बताएं। तो उसमें अगर हमें याद आ जाए तो 9th में हमने कंसंट्रेशन का यूनिट पढ़ा था मोलैरिटी, नाम से याद आ रहा है? मोलैरिटी। तो अब जब भी हम कंसंट्रेशन यूज करते हैं यूनिट होता है मोलैरिटी। उसका मतलब है आप बताएंगे सैल्यूट के कितने मोल सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किए गए। दोनों की इंफॉर्मेशन हो गई। सॉल्यूशन का क्या बता रहे हैं? वॉल्यूम। सैल्यूट का क्या बता रहे हैं? मोल। तो पूरी बात क्या हो गई? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल सैल्यूट के, डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का। डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर कहीं आ जाए कोई घबराने की बात नहीं, ये एक ही चीज के 2 नाम है। तो मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक सेम है। ठीक हो गई बात। तो इसका क्या मतलब हुआ? आसानी की खातिर, ताकि बच्चों के जहन में बहुत सारी यूनिट्स ना आ जाएं, हमने कहा अब जब आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफाइन करें तो इस अमाउंट को जनरल अमाउंट लिखने के बजाय स्पेसिफाई कर देते हैं कि यह है कंसंट्रेशन, ताकि यूनिट क्या बन जाए? मोल पर डेसीमीटर। अभी अमाउंट लिखा है ना, तो कोई इसे मास लिख दे, कोई इसे वॉल्यूम लिख दे, कोई इसे मोल, सब चलेगा।
और है तो इजाजत, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हमने कहा तो फिर डेफिनेशन भी चेंज कर देंगे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। थोड़ी किसी ने कहा जब समझदार ही कर रहे हैं तो थोड़ी और कर दीजिए भाई, इतना लंबा चौड़ा जुमला थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ये तो हर समझदार बंदे को पता होगा कि रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो बजाय इस तरह लिखने के अगर मैं यूँ लिख दूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो मैंने लिख दिया चेंज, तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों कवर हो रहे हैं। अब जो केमिस्ट्री जानता है वो समझ आ गई कि रिएक्टेंट का चेंज है डिक्रीज और प्रोडक्ट का चेंज है इंक्रीज, जरा जुमले और छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन डेफिनेशन का बन गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time is called rate और स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब एक दफा जरा स्पीड भी लिखते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम भूल जाएं कि ये स्पीड और रेट एक ही चीज है। रेट और स्पीड ऑफ। अब इस गुफ्तगू का फायदा ये हो गया कि अब हम इसे फॉर्मूला बनाकर भी इसका लिख सकते हैं मैथमेटिकली भी। तो अगर मैं आपसे कहूँ रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम टेकिंग का आप ये भी लिख सकते हैं चेंज इन टाइम, कितना टाइम चेंज हुआ, कितनी कंसेंट्रेशन चेंज हुई। तो अब कंसेंट्रेशन का सिंबल बना दिया हमने x, तो इस हिसाब से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी डेल्टा x, चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा डेल्टा t। तो दिस शुड बी द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ chemical reaction, change in concentration with respect to change in time. Its unit is, क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन अभी भी बता दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और मेरा ख्याल है सब समझते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब के लिए मैं डेसीमीटर की पावर -3 कर दूं तो चलेगा, इसी तरह सेकंड की भी पावर -1 कर दूं, तो ये ज्यादा शानदार हो गया लिखने का। फिर हमें याद है, पता है, जब हमें फिजिक्स वाले भी ये काइनेटिक्स की ये स्पीड वगैरह की बातें बताते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो दो अंदाज के होते हैं, एक जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं, एक जो वेरिएबल स्पीड से। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ जब कोई चीज इक्वल डिस्टेंस तय करती है यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर वो वेरिएबल होंगे, फिर इसमें ऐसी चीजें भी जो यूनिफॉर्म से चलती होंगी। लेकिन अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं और मैं कहूं व्हाट अबाउट केमिकल रिएक्शन, इतने सारे हैं, क्या ऐसा है कि रिएक्शन यूनिफॉर्म स्पीड से होते हो? हमने कहा नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। हर केमिकल रिएक्शन में एक ही उसूल है, शुरू होता है जब
तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसकी स्पीड कम होती जाती है। हर रिएक्शन में ऐसे होता है। भाई क्यों? हमने कहा भाई सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शन होगा, अभी स्पीड की तो बात ही ना करो, ये कहो कि होगा तो किसकी वजह से होगा? रिएक्टेंट की वजह से होगा ना। वो आपस में मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो जितना ज्यादा मिलेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आप खुद सोचिए ना, जब आपने रिएक्शन शुरू किया था उस वक्त रिएक्टेंट का अमाउंट मैक्सिमम था, जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा, तो जब रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा तो स्पीड भी तो कम ही होनी है ना। जब रिएक्टेंट ही नहीं बच रहा तो रिएक्शन कहाँ से होगा भाई? जैसे जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे उनके दरमियान रिएक्शन का चांस भी होता जाएगा। इस तरह हर रिएक्शन शुरू होता है जब, तो उसकी स्पीड जो भी हो वो मैक्सिमम है, और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा स्पीड कम होती है। इसका मतलब है सोचिएगा भी मत कि केमिकल रिएक्शन यूनिफॉर्म स्पीड से होगा, उसकी स्पीड शुरू होते ही कम होना शुरू हो जाती है, बढ़ने का भी ऑप्शन नहीं है। एक तो चेंज तो होगी होगी, उसमें भी फिक्स है कम होगी, तो हर हर लम्हे पर एक एक सेकंड पर वेलोसिटी कम होती जा रही है। सो एब्सोल्युटली द केमिकल रिएक्शन इज वेरिएबल स्पीड थिंग। तो फिर फिजिक्स में भी ये बात कही गई थी, जब कोई चीज वेरिएबल स्पीड से होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर वन, हम हर मोमेंट पर उसकी अलग अलग स्पीड निकालेंगे, फिर क्या करें, और वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एट एवरी इंस्टेंट, क्योंकि हर दफा चेंज हो जाता है, क्या करें। और दूसरा तरीका क्या होगा, तो पागल हो जाएंगे फिर हम, रिएक्शन शुरू हुआ दूसरे में तीसरे में, अरे तो सोचिए ना इसका क्या इलाज होगा जब हमें पता है हर हर इंस्टेंट पर चेंज हो जाएगी। क्रिकेट का तो मैच देखते होंगे, जब T20 का मैच हो रहा है कितनी बॉलें होंगी उस पूरे मैच में? 20 ओवर का मैच, एक टीम में कितनी गेंदें खेलनी है? 120। क्या हर बॉल पर एक जैसे रन बनते हैं? अलग अलग होता है। इसका मतलब जिस बच्चे को ये समझ है कि रन रेट क्या होता है, हर बॉल के बाद चेंज हो जाता है कि नहीं, तो वो जो हर बॉल के बाद चेंज होता है वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। आखिर में जो रन रेट बताते हैं वो कौन सा होता है? वो सारे मैच का एवरेज ले लेते हैं। जब वो आपको बताते हैं कि इन्होंने 20 ओवर में 140 रन बनाए तो द रन रेट वाज 7, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैच के दौरान हर बॉल के बाद 7 था। मैच में तो पता नहीं क्या होता रहा था, कभी बॉल मिस हो जाती थी, ओवर मेडन भी गुजर गया था, एक ओवर में 3 छक्के भी मार दिए थे उन्होंने, तो रन रेट तो फ्लक्चुएट करता रहा, लेकिन आखिर में आके आपने उसका एवरेज। तो जब चीजें डिफरेंट रेट के साथ हो रही हो, वेरिएबल स्पीड के साथ हो रही हो, तो साइंस के पास और हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के पास एक ही तरीका है, एक हर मोमेंट की अलग अलग स्पीड बताओ। अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो करिए भाई, अदरवाइज पूरे इवेंट का एवरेज ले। तो केमिस्ट्री वाले भी यही करेंगे, पूरे रिएक्शन की एवरेज स्पीड बताएंगे आपको, और अगर कहीं जरूरी हुआ तो मोमेंट टू मोमेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएंगे। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है दिस इज फॉर एवरेज, जिसमें आप कह रहे हैं कि एक टाइम आपने स्लॉट ले ली कि इस 1 घंटे के दौरान रिएक्टेंट ने कितनी कंसंट्रेशन चेंज की है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर, चेंज इन टाइम जो कि 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जो भी है वो नीचे, तो ये एवरेज आ गया फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस लेना होगा तो फिर उसका क्या तरीका होगा, तो अभी तीसरी डेफिनेशन हम लिखेंगे विच इज फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गई बात? तो यहां से इंशाल्लाह करेंगे। टेस्ट कब है? और हमने लास्ट टेस्ट में क्या लिया था? बिल्कुल सही, हमने अब हेसेस लॉ की थ्योरी लेनी है और उसके न्यूमेरिकल्स लेने हैं। चैप्टर 8 में फकत 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा जबरदस्त हिसाब है, थ्योरी में सिर्फ हेसेस लॉ और न्यूमेरिकल्स। तो अब हमने देख लिया अच्छे वाले भी आते हैं, टेढ़े वाले भी आते हैं।
तो आप समझ लें 2 दे देंगे, एक अच्छा वाला दे देंगे, एक टेढ़ा वाला देंगे, लेकिन देंगे उसी स्टैंडर्ड पर जैसे आपने 5 ईयर्स से देखे हैं। हमें अल्लामा नहीं बनाना, तो आप वैसे ही हैं तो क्या रोज बनाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।